चलो बच्चों, अब देखो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अकार्बनिक रसायन का। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो ये कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन देके जाता है, कंफर्म है। इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता होता है स्ट्रक्चर का संरचनाओं का। ठीक है, तो जो जो इसमें क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है अपने जेड और आईसीआर या बीएचयू के एग्जाम के लिए। ठीक है, या जितने भी हम एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करते हैं उनमें कौन कौन से इसके टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बात आप लोग सुन लो, अगर मैं इस टॉपिक को अगर मैं बहुत ही लंबे चौड़े तरीके से अगर मैं पढ़ाऊँ तो काफ़ी टाइम चला जाता है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो हम लोग थ्योरी को थोड़ा अवॉइड कर देंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगा, तो जितना मैं आपको बताऊँ आपको उतना ही समझना है। समझ में आ गई बात? जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, जितना अपने को क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए हम उतनी ही बात करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के थ्योरी का लग गया तो कम से कम 40-45 पेज भर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं जितना आपको पढ़ाऊं उतना तो आपको नोट जरूर करना है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। हम बात करें रासायनिक बंध की। भाई क्या बात हो रही है यहाँ पे? बंध की बात हो रही है कि भाई जो भी हम रासायनिक यौगिक के हमारे पास जितने भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, अणु है, उनके बीच में कैसा बंध होता है। ठीक है, अब बात आती है बंध बनता क्यों है। तो बहुत ही आसान सी बात है, अगर हम अपने फैमिली की बात करें तो हम लोग साथ में क्यों रहते हैं भाई? ताकि खर्चा कम हो घर का, और भी कई चीजें हैं ना। मेनली एक बात कर लें, अगर हम पैसों की बात करें तो 2 लोग साथ में क्यों हैं? इसलिए हैं कि दोनों साथ में क्या करें, खर्चा कम हो जाए। अगर हम रूम पार्टनर में 2 साथ क्यों रहते हैं? ताकि खर्चा कम हो, इसलिए वो क्या रहे, ज्यादा स्टेबल रहे। तो ये भी ऐसा ही करते हैं। ये क्या करते हैं, एक कंपाउंड, जैसे मैंने बोला एक ए है, कोई मॉलिक्यूल है, या कोई बी एटम है, एटम बोल दो, दोनों एटम बोल दो, दोनों को मॉलिक्यूल बोल दो, ये आपस में कोई ना कोई बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड क्यों बनाएंगे? ताकि इनकी एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, इनकी स्थितिक ऊर्जा क्या हो जाए, कम हो जाए। इसलिए क्या बनाते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं, इसलिए क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। तो बंध क्यों बनता है? सबसे पहला यही है कि बॉन्ड क्यों बनता है। तो बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि बॉन्ड बनने के बाद में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, मॉलिक्यूल स्थायी हो जाए, स्थायित्व मिल जाए। स्टेबिलिटी लिख दो इसको, भली स्टेबल लिख दो या स्टेबिलिटी, स्थायित्व के लिए। समझ में आ गई बात? तो बॉन्ड मेनली बनता है स्थायित्व के कारण, बस ये एक मेन रीजन है। अबे कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, बंध होते हैं? तो देखो यहाँ पे 2 प्रकार के बंध बनते हैं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लो 2 रूम है, दोनों में रूम पार्टनर रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं। भाई एक रूम में जो 2 रूम पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, दोनों मिल बांट के काम करते हैं, इससे दोनों का सहयोग बहुत अच्छा है, इससे दोनों क्या है, स्ट्रांग रहेंगे, दोनों की दोस्ती क्या रहेगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी। और एक दूसरे रूम पार्टनर हमेशा लड़ते रहते हैं काम को लेके, तो उनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, बहुत ही कम होगी, वीक होगी, दुर्बल होगी। तो देखो यहाँ पे हम 2 प्रकार के बॉन्ड की बात करते हैं। एक होता है स्ट्रांग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं दुर्बल बंध, और इसको मैं बोल रहा हूं प्रबल बंध। समझ में आ गई बात? देखो प्रबल बंध कौन कौन बनाते हैं, तो वो है आयनिक बंध, ठीक है, आयनिक बंध की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है 600 से 400 किलो जूल पर मोल। कि भाई जब ये बॉन्ड बनाते हैं और इस बॉन्ड को आपको वापस तोड़ना होगा तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, 600 से 400 किलो जूल पर मोल देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बी होता है सहसंयोजक बंध। इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो होती है 150 से लेके 400 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गई बात? इसी तरह सी होता है मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध। ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए यूजफुल नहीं है ना, मैं लिखवा रहा हूं बस मेटेलिक बॉन्ड। एक होता है डी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन, यहां मैं लिख देता हूं उपसहसंयोजक बंध।
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, इसकी मैंने वैल्यू इसलिए लिखी है क्योंकि स बंद किसी में आ जाता है, ऊपर स हो जाता है, दोनों एक। आजकल क्या होता है कि आजकल की जो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह आ रही है, आजकल हम इन दोनों को सेम ही पढ़ते हैं, समझ में आ गई बात। चलो दुर्बल बंध में देखना, यहाँ पर ए आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो होती है 8 से 40 किलो जूल पर मोल। कहीं कहीं 1 से 40 में लिखा हुआ मिलेगा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है बी, वॉन्डर वॉल बल, वॉन्डर वॉल फोर्स। इसकी एनर्जी होती है 1 से 8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसे लंदन फोर्स भी कहते हैं, लंदन बल भी कहते हैं, ठीक है। लंदन बोलते हैं, सॉरी इसको लंदन कर देना आप, लंदन फोर्स भी बोलते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है कि रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्डिंग एक क्यों बनाते हैं बॉन्ड को, क्योंकि वो अपने स्टेबिलिटी या स्थायित्व के लिए बॉन्ड बनाए जाते हैं। कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? 2। कौन कौन से? प्रबल और दुर्बल। प्रबल में कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। 2 सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? आयनिक बंध की। फिर किसकी है? सहसंयोजक बंध की। फिर किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड की। और सबसे कम किसकी होती है? वॉन्डर बल या लंदन बल की। समझ में आ गई बात। तो देखो हम लोग इन सब के बारे में शॉर्ट पढ़ लेंगे। सबसे आखिरी में जब चैप्टर खत्म होगा तो ये वाला पढ़ेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। समझ में आ गई बात सभी को यहाँ तक? चलो जी ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के बारे में आपको बता दो हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल चीजें। सबसे पहले हम सबका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि भाई कौन क्या होता है, बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या चीजें, तो वो सारी चीजें एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। चलो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक। आयनिक के बाद कोवलेंट, कोवलेंट के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे वीक कौन सा होता है? लंदन फोर्स। ठीक है जी, तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो देखो यहाँ पर इन फोर्सेस को पढ़ने से पहले एक मैं छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ आपको, ऑक्टेट रूल का। कौन सा बात किया मैंने? अष्टक नियम पढ़ा देता हूँ आपको एक, क्योंकि थोड़ा पढ़ना जरूरी है। तो मैं एक बार आपको ऑक्टेट रूल पढ़ा देता हूँ। ये रूल क्यों पढ़ाना जरूरी है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अष्टक नियम, देखो ये नियम कहता क्या है। ये नियम बहुत एक सिंपल सी बात बोलता है कि भाई एक साइंटिस्ट था, है ना, ऑक्टेट मतलब जिस साइंटिस्ट को किया था उसने एक रूल दिया था। उसने क्या देखा था पीरियड टेबल में, जो अक्रिय गैसें होती है, इनर्ट गैसें होती हैं, उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको याद हो तो मैंने आपको बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन सिखाए थे, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं एक बार वापस से बता दूंगा, ठीक है। तो देखो उसने क्या देखा कि जितनी भी इनर्ट गैसें, अक्रिय गैसें, वो स्थायी होती हैं। वो स्थायी की उसने चेक किया कि उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए वो क्या होते हैं? स्थायी। तो इसने क्या बोल दिया, कोई भी एटम या परमाणु, कोई भी एटम या परमाणु या अणु, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल, के बाह्यतम कोश में, इसी को बोल देते हैं संयोजकता कोश में, वैलेंस शेल में, ठीक है, या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। वो उतना ही क्या होता है? स्टेबल होता है, स्थायी होता है। समझ में आ गई बात? वापस सुन लेना। क्या बोला इसने? कोई एटम, परमाणु, अणु, मॉलिक्यूल जिसके बाह्यतम कोश में, उसके संयोजकता कोश में, या उसके वैलेंस शेल में, या उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होता है? स्टेबल। केवल इसने एक बात बोली थी, ऑक्टेट ने एक बात बोली थी कि केवल हाइड्रोजन के पास कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन बस। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रख के क्या हो जाता है? स्टेबल। क्यों हो जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ज्यादा 2।
ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो इसने यही बात बोली कि अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रखो आराम से तो हाइड्रोजन क्या है, स्टेबल हो सकता है, इसमें ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन बाकी सभी में इसको छोड़ के कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, तभी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये बात किसने समझाई थी, ये बात समझाई थी ऑक्टेट ने। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो जी। तो कुल मिला के कोई भी अगर अणु, इसने क्या बोला, अगर कोई भी अणु एटम या मॉलिक्यूल बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसका अष्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए। भाई अगर हम बात करें तो भाई हम लोग क्यों कमा रहे हैं, ताकि हमारी जो जरूरतें हैं वो क्या हो जाए, धीरे धीरे पूरी हो जाए। तो इसी तरह ये भी क्या करते हैं, बिल्कुल अपनी तरह होते हैं ये भी। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या चाहते हैं, यार हमारा अष्टक पूरा हो जाए। अभी अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो निकालेंगे, अगर कम होंगे तो किसी से ले लेंगे। और लेने देने के लिए क्या बनाना पड़ेगा इनको, बॉन्ड। और कितने टाइप के बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, मैंने आपको सारे बॉन्ड बता दिए हैं। आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, मेटेलिक हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है और वॉन डेर वाल्स फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक, उपसहसंयोजक, वॉन डेर वाल्स और हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो होता कैसे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा। अभी मैंने आपको बताया अष्टक नियम का मतलब होता है कोई मॉलिक्यूल, अणु, परमाणु अपने बाइथन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करेगा, 8। ये बात किसने बोली थी, अष्टक ने, ऑक्टेट ने सबसे पहले बात बोली थी। इसलिए इसने ये बताया था, इसलिए मॉलिक्यूल या अणु इसलिए बंद बनाते हैं ताकि वो क्या कर सकें, अष्टक पूरा कर सकें। ठीक है, देखो तो समझने से पहले आपको मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक देख लो। एक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका, देखो मैं बाह्यतम कोश की बात कर लेता हूं। ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है, ये थर्ड ए है, ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये सेवंथ ए और लास्ट वाला कौन सा था, 8th। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो फर्स्ट ए में ये आते हैं, सेकंड ए में ये आते हैं, थर्ड ए में कौन सी फैमिली आती है, बोरॉन फैमिली। इसमें कौन सी आती है, कार्बन। इसमें कौन सी आती है, नाइट्रोजन फैमिली। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। ये तो जानते ही हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो देखो इसके बाह्यतम कोश में, इसके वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, वैलेंस शेल, बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश। ठीक है, या तो संयोजकता कोश बोल दो या बाह्यतम कोश, को नाम लिखा था मैंने। तो ध्यान रखना, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम एक डॉट से दिखाते हैं, यही लुईस डॉट होता है। ठीक है, मुझे पता है एक है, लेकिन किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे, बिंदु से दिखाएंगे। यहाँ कितने होंगे, 2, यहाँ कितने होंगे, 3 होंगे, यहाँ कितने होंगे, 4 होंगे, यहाँ कितने होंगे, 5 होंगे, यहाँ कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, यहाँ कितने होंगे, 7 होंगे और यहाँ कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, इनको किससे दिखाते हैं हम, डॉट से दिखाते हैं। देखो ये मैंने सारे के सारे क्या बना रखे हैं, डॉट बना रखे हैं। ठीक है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7 और ये कितना है, 8। समझ में आ गई बात। यहाँ एक डॉट, इन्हीं को हम बोलते हैं लुईस डॉट। समझ में आ गई बात, क्योंकि जब हम संरचनाएं निकालेंगे तो आपको मैं डॉट से बताऊंगा कि उसने डॉट से बताया था। ठीक है, चलो जी इसको नोट करो फटाफट। चलो हो गया होगा, मिटा दूं।
तो डॉट आप लोग ध्यान रखना। चलो समझो ध्यान से, एक क्वेश्चन आता है कि निम्न का किसका अष्टक पूर्ण है और किसका अपूर्ण है। ठीक है, देखो मैं पहले एग्जांपल की बात करता हूं H2 की। देखो इसमें होता है क्या है, ये हाइड्रोजन एक है और ये दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एक डॉट ये रही, ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन की डॉट को मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी डॉट ही है पर दोनों अलग अलग इसलिए लिखा दिया। होता है क्या है, जब ये दोनों पास में आते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका लेता है, तो ये हाइड्रोजन ने बताओ कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। समझ में बात, और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, 2 का। अब तुम इससे पूछोगे तेरे पास कितने हैं, तो देखो थे तो इसके पास एक ही, लेकिन अब कितने हो गए, 2। तो जितने देते हैं उतने ही ले लेते हैं। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होता है, H2 वाला स्टेबल होता है। और मैंने आपको बताया था केवल हाइड्रोजन वाला ही 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाते हैं, स्टेबल, इसके अलावा कोई नहीं। अगला एग्जाम्पल देखो, समझो ध्यान से, देखो बहुत आसान आसान आप समझ जाओगे। अगला है Cl2। ठीक है, देखो इसकी बात करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे Cl और Cl। ठीक है, अब देखो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। याद है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पूरे वैलेंस शेल में, सविता कोष में, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो कितने डॉट बनाऊंगा, 7। तो अब बताओ इसके पास 7 डॉट है, इसको कितने की जरूरत है, केवल 1 की। तो क्या करता है, ये आ गया 7 डॉट। ठीक है, दूसरे क्लोरीन के पास फिर कितने डॉट है, 7 डॉट। पर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से दिखा देता हूं, इस तरीके से। अब देखो दोनों को अगर अपना बाह्यतम कोष पूरा करना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एक। तो क्या करता है, इस Cl का ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो बताओ अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये भी क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बताओ इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके पास कितने हो गए, 8। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक एक। तो क्या बन गया, Cl। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं सभी को, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तीसरा देखो, अब लेते हैं हम HCl को। ठीक है, देखो अगर इनको चेक करने से ऑक्टेट पूरा है नहीं है, देखो हम चेक कर लेते हैं आराम से। ये रहा Cl, ये क्या है, H। तो देखो इनमें क्या है, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, इसका अष्टक पूर्ण हो गया, इसलिए क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसके पास बताओ Cl के पास कितने डॉट होते हैं, 7 होते हैं। कैसे पता चला, मैंने आपको बता दिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कितने डॉट होते हैं, 7। तो देखो इसके डॉट को मैं इस तरीके से दिखाता हूं। और हाइड्रोजन वाले को मैं, अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। ये रहे। अब तुम इसको देखो, बताओ क्लोरीन को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो 1 ले लेगा। अगर हाइड्रोजन को अपना अगर वैलेंस शेल पूरा करना कितने चाहिए, 1 चाहिए, ये कितने हो जाएंगे, 2। इसका डिस्क्रिप्शन में भी ऑक्टेट क्या है, पूरे हैं। समझ में आगे बात, तो ये तीनों में ऑक्टेट क्या हो चुके हैं, पूरे। अब देखो अगला एग्जांपल देखो, ये मैं हटा देता हूं। देखो अब अगला लेते हैं 4 नंबर H2। अब अपने को चेक करना है ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है या नहीं है। तो देखो ये रही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितनी डॉट होती है, तो 6 डॉट होती है। इसकी डॉट कुछ इस तरीके से लगा देता हूं मैं, ये 6 डॉट। ठीक है, और 1 डॉट इधर है और 1 डॉट इधर है। मैं थोड़ा और कर देता हूं, ठीक है। साथ में कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन का हो गया और ये किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। समझ गए, बताओ हाइड्रोजन को अगर अपना ऑक्टेट पूरा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 1, ये लो 1 और ये लो 1। बताओ ऑक्सीजन को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, देखो 1 2 3 4 5 6 थे, 2 और चाहिए, तो 2 दिए, तो 2 ही क्या करेगा, ये 2 वापस से ले लेगा। तो ये क्या करता है, ये 2 वापस से ले लेता है। समझ में आ गई बात। तो देखो होता है क्या है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे,
एक हाइड्रोजन यहाँ, ये मैं बाकायदा आपको सिखाऊंगा कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, सीधा क्यों नहीं लिखा, सब बताऊंगा। देखो ये जो बच गए, देखो बॉन्ड, ये तो बॉन्ड बन गया, ये रहा बॉन्ड बन गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बॉन्ड पेयर, बंद युग्म। समझ में आ गई बात। अब बताओ ये एक्स्ट्रा देखो इलेक्ट्रॉन बचे हुए यहाँ पे, देखो ये वाले, ये इनको मैं ऐसे लिखता हूं, इनको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म। समझ में आ गया सबको ये, ठीक है, चलो जी ठीक है, वापस से सुन लेना। ये जो बॉन्ड बन गए ना, ये आ गए ना, ये तो बॉन्ड के हैं, बॉन्ड के बंद युग्म है, और जो बचे हुए देखो ये कुछ नहीं कर रही है, बचे हुए सिर्फ पड़े हुए हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, टोटल 2 होते हैं, ठीक है, चलो जी। तो इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या हो चुका है, पूरा है, सही बात है, ऑक्टेट पूरा है। 5वां नंबर देखो, NH3 की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन में कितने डॉट होते हैं, टोटल 5 डॉट होते हैं, तो मैं डॉट को इस तरीके से लगाता हूँ, 1 2, ठीक है, और 3 4 और ये 5। देखो मुझे इन सब की स्ट्रक्चर पता है, इसलिए मैं ऐसे डॉट लगा रहा हूँ, अपनी मर्जी से लगा रहा हूँ, मुझे पता है स्ट्रक्चर। जब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर सिखा दूंगा तो तुम भी ऐसे डॉट लगाना। अभी तुम सीखो डॉट लगाना ऐसे, ठीक है, कैसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितने डॉट लगा दिया आपने यहाँ पे, 5। अब मैं किसको बनाऊंगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1। तो बताओ ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 ले लिए, कितने हो गए, 8, ऑक्टेट पूरा। नाइट्रोजन के पास कितने, 1 2 3 4 5, 5 है, तो बताओ कितने चाहिए इसको, 3 और चाहिए। ये डॉट बना रखे मैंने, 3 और चाहिए, 3 किसे ले लेगा, ये हाइड्रोजन से ले लेगा। देखो ये ले लिया हाइड्रोजन से, ये रहा, ये ले लिया, ठीक है। और ये देखो एक बॉन्ड बना लिया, ये वाला बना लिया इसने, ये बना दिया। समझ में आ गई बात। तो देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना दिए, 1 2 3, तो नाइट्रोजन कितना हो गया, एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज सीख गए हो कि H2O में कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म 2 होते हैं। NH3 में कितने होते हैं, 1 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये चीज हमने इससे सीखी है, तो ये नोट डाल के रखना। H2 में कितने लोन पेयर होते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 2। और NH3 में कितने होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। समझ में आ गई बात। ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो सबका ऑक्टेट क्या है, पूरा। सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन सब लोग कर रहे हैं। चलो जी नोट करो फटाफट। मिटा दे, ठीक है। चलो अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे PCl5 की बात करते हैं, ठीक है। देखो फास्फोरस के बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अभी समझाया था, ये लो 5 बना देता हूं, समझना ध्यान से। ठीक है। और फ्लोरीन ये रहा, ठीक है। बताओ आप लोग फ्लोरीन के बाइटम कोष में कितने होते हैं, 7। तो सभी जगह 7 बना लेता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर फ्लोरीन को अपना बाइटम कोष पूरा करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो ये क्या करेगा, इससे ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाता है। इसके पास भी कितने, 7। ये लो जी 7। तो मुझे बताओ फास्फोरस ने कितने दिए, 5। वापस लेगा भी कितने, 5। तो बताओ 5 और 5 कितने हो गए इसके पास में, 10। तो बताओ P के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्टेट क्या बोलता है, 8 ही होगा तभी मॉलिक्यूल बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। ये तो 10 रख के भी क्या होता है, PCl5 बनता है। इसका मतलब रूल क्या हो गया, PCl5 फेल हो गया। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि देखो P के पास क्या होते हैं,
डी कक्षक खाली होते हैं, उसके बाद ज्यादा रिक्त डी कक्षक होते हैं, इम्प्लीटेड डी ऑर्बिटल्स होती है, जिससे वो क्या करता है अपने कक्षक का विस्तार कर लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके बाद कक्षक खाली होने के कारण, अपने कक्षक का विस्तार होने के कारण ये आराम से PCl5 बना लेता है। लेकिन मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्टेट नियम ने क्या बोला था कि 8 होगा तभी होगा वरना नहीं बनेगा, लेकिन ये तो बना रहा है। तो PCl5 इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इसका ऑक्टेट ज्यादा होने के कारण भी, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो रहा है फिर भी क्या है, ये स्टेबल है। तो ऑक्टेट नियम इसको नहीं समझा पाया था, इसको फिर VBT वगैरह और भी थ्योरी ने समझाया था। ठीक है, और देखो तुम चलो SF6 करो फटाफट। चलो मैं इसको साफ करता हूँ, है ना, जल्दी करो। चलो अब एग्जांपल करते हैं हम BH3। देखो बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 और 3 होते हैं। ठीक है, कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1। तो हाइड्रोजन तो अपना पूरा कर लेगा। ठीक है, अब बोरोन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 3, और 3 ही वापस ले लेगा। तो बताओ बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4 और 6। ले भाई, अष्टक ने क्या बोला था, ऑक्टेट ने क्या बोला था भाई, 8 होंगे तभी क्या होगा, वो स्टेबल होगा। यहाँ तो 6 होके भी क्या होता है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता, तो ये भी इस पे रूल क्या हो गया था, फेल हो गया था। एक और आखिरी कर लेना, SF6। अब ये तुम खुद करना, खुद देख लेना, ये 6 है, सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 देगा और 6 लेगा, कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट के हिसाब से तो इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, ज्यादा है, फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। समझ में आ गई सबको बात, ठीक है, चलो नोट करो फटाफट।